जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी। मैं दीपक अलावा आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल दीप एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली कक्षा में हमने संधि के बारे में जाना था तथा यह जाना था कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। प्रकारों में हमने स्वर संधि का अध्ययन कर लिया था और संधि के प्रकारों को आगे बढ़ाते हुए आज हम व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। जी हाँ साथियों, आज के वीडियो में हम व्यंजन संधि क्या होती है तथा इसके कुछ प्रमुख नियम हैं वो हम देखने वाले हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि 3 स्थितियों में रहती है साथियों। अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि व्यंजन हो तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, स्वर हो, ऐसी स्थिति में हमारी व्यंजन संधि होगी। दूसरी स्थिति यह होती है साथियों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि व्यंजन हो तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी व्यंजन हो, ऐसी स्थिति में भी हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी। तथा तीसरी स्थिति यह होती है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो, क्या हो साथियों, स्वर हो, तथा द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, व्यंजन हो, ऐसी स्थिति में भी हमारी स्वर संधि होगी। तो ये 3 स्थिति होगी हमारी स्वर संधि की। परिभाषा की बात करते हैं हम, तो 2 वर्णों में संधि होने पर यदि उसमें पहला वर्ण व्यंजन हो तथा दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर में से कोई एक हो तथा उनके मेल या मेल या मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा वही कहलाएगी हमारी व्यंजन संधि। अर्थात साथियों, ऐसे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि व्यंजन हो तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन या स्वर में से कोई एक हो तथा इनके मेल या मिलने से जो विकार या परिवर्तन होगा वही हमारी व्यंजन संधि होगी। उदाहरण से समझते हैं साथियों। वाकधन ईस, तो वागीस, यहाँ पर ध्यान दीजिए साथियों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है साथियों, व्यंजन है तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, स्वर है। उसी तरीके से दूसरे उदाहरण की बात करें हम, वाकधनधारा का वाग्धारा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, व्यंजन है तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी व्यंजन है। तो व्यंजन व्यंजन के मेल से भी विकार या परिवर्तन हो रहा है, इसी कारण यह व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद साथियों, हमें व्यंजन संधि में कुछ बातें याद रखनी है। जैसे क वर्ग के वर्ण कौन कौन से हैं, च वर्ग के वर्ण कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा साथियों, अगर मैं आपको कह दूं कि क वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है तो क, ठीक है। प्रथम वर्ण कौन से हैं, ये सभी प्रथम वर्ण आ जाएंगे, ठीक है। सभी वर्ग के प्रथम वर्ण आ जाएंगे। ये वाले सभी क्या हो जाएंगे, द्वितीय वर्ण आ जाएंगे। किसी भी वर्ग का द्वितीय वर्ण की बात करूं मैं तो यहाँ पर ख, छ, ठ, थ, फ, ये वाले सभी क्या आ जाएंगे, हमारे किसी भी वर्ग के द्वितीय वर्ण आ जाएंगे। इसी तरीके से तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण। साथियों, यहाँ पर एक टाइप नहीं हुआ, यहाँ आता, ठीक है। क्या आता, यहाँ लिख लीजिएगा, तो यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा साथियों। तो अगर मैं बात करूँ किसी भी वर्ण के तृतीय वर्ण की बात करूँ तो तृतीय वर्ण जैसे ही मैं बोलूँ आपके दिमाग में ये सभी वर्ण आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। जानते हैं हम यर लव क्या है, अंतस्थ व्यंजन है तथा उसमें व्यंजन श है। तो ये जो 33 है ना साथियों, इन्हीं में व्यंजन संधि होती है। संयुक्त जो है, संयुक्त व्यंजन है, उनमें व्यंजन संधि के अंतर्गत वह नहीं आते हैं। तो याद रखिएगा, मूल रूप से व्यंजन संधि इन 33 वर्णों में ही होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते बात करते साथियों इनके नियमों की। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला नियम व्यंजन का। तो किसी वर्ण का प्रथम वर्ण अर्थात कचट तप, ठीक है या साथियों, क्या होगा, प्रथम वर्ण अर्थात कचट तप के बाद किसी भी स्वर आ जाए, अर्थात साथियों प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि क, च, ट, तप इनमें से कोई हो तथा उसके बाद स्वर आ जाए या फिर किसी भी वर्ग का तीसरे वर्ण आ जाए या फिर चौथे वर्ण आ जाए या फिर अंतस्थ वर्ण आ जाए। कौन कौन से साथियों, कचटतब यानी प्रथम वर्ण के बाद या तो कोई स्वर आ जाए या फिर तीसरे वर्ण आ जाए या फिर चौथे वर्ण आ जाए या फिर अंत्यस्थ व्यंजन आ जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है साथियों, वो जो है प्रथम वर्ण जो है अपने ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण से इसे हम अच्छे से समझेंगे साथियों। सबसे पहले देखते हैं क आ जाए। अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि क हो तो वो ग में कैसे परिवर्तित होता है।
तो वाक धन अंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, दिक धन अंबर है। दिक में क्या हो जाएगा साथियों, क में क का जो है क के बाद स्वर आने के कारण ये क जो है आधे ग में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है स्वर आ गया, इसी कारण ये पूर्ण हो गया, तो ये दिगंबर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, वाक धन धारा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है साथियों, ध क के बाद क्या आ रहा है, तीसरा वर्ण आ रहा है, इसी कारण ये क्या हो जाएगा साथियों, चौथा वर्ण आ रहा है, ध जो है चौथा वर्ण है, तो इसी कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, क जो है आधे ग में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वाग्धारा। इसी तरीके से वाग धन जाल का वाग्जाल। इसी तरीके के उदाहरण हमारे क का ग में परिवर्तित के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं च का आधे ज में जो है, आधे च का आधे ज में परिवर्तित कैसे होता है। तो आज धन, तो यहाँ पर च के बाद क्या आ गया साथियों, स्वर आ गया, इसी कारण ये च जो है ज में परिवर्तित हो जाएगा। स्वर के अलावा क्या आना चाहिए हमारे पास, तीसरे वर्ण या फिर चौथे वर्ण या फिर अंतस्थ व्यंजन। तीसरे वर्ण, चौथे वर्ण या अंतस्थ व्यंजन या फिर स्वर, किसके पास, कचट तप, इनमें से किसी के भी बाद ये आ जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, उसी के तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए, आच धन अंत का अजंत हो जाएगा, आच धन आदि का आज़ादी हो जाएगा। इस तरीके के उदाहरण हमारे हो जाएंगे व्यंजन संधि के उदाहरण, ठीक है। पहले नियम के उदाहरण हो जाएंगे। इसी तरीके से ट का ड में परिवर्तन देख लेते हैं। शट धन आनन, आनर का क्या हो जाएगा, सड़ानन, नर हो जाएगा साथियों, यहाँ फिर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, सड़ानर हो जाएगा। इसी तरीके से सट धन अक्षर का क्या हो जाएगा, सड़क्षर। ये इस तरीके के उदाहरण भी हमारे क्या हो जाएंगे, पहले नियम के उदाहरण हो जाएंगे। इसी तरीके से त का द में परिवर्तन, तो वृहत धन रथ का क्या हो जाएगा, वृहरथ। साथियों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इस तरीके के कभी भी जो आ जाएगा तो यहाँ पर द आधा है और र पूरा रहेगा, ठीक है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि र आधा है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर द जो है आधा है, ठीक है। कृत धन अंत का कृदंत हो जाएगा, और ये द पूरा पूर्ण क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पर स्वर आ गया। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि कोई भी वर्ण, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण अगर आ जाए, उसके बाद या तो स्वर आ जाए, या फिर किसी भी वर्ग का तीसरे वर्ण आ जाए, या फिर चौथे वर्ण आ जाए, या फिर अंतस्थ व्यंजन आ जाए, तो वो किस में परिवर्तित होंगे, वो अपने ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई। तो उम्मीद है साथियों पहला नियम समझ गए होंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे नियम की ओर। उसके बाद प से ब वाला तो बच गया साथियों, तो प से ब में परिवर्तन देख लेते हैं। सुप धन अंत का सुबंत हो जाएगा। ये प जो है आधे ब में परिवर्तित हुआ, लेकिन स्वर आने के कारण यह पूर्ण हो गया। इसी तरीके से अब्ज का अब्ज हो, अप धन ज का अब्ज हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे नियम की ओर। तो किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल अनुनासिक वर्ण, यानी कि अनुनासिक कौन से साथियों, अनुनासी में याद रखिएगा, अनुनासिक वर्ण आपसे आ जाए तो यहाँ पर ये वाले जो पांचवे वर्ण रहते हैं, यहाँ पर यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये वाले क्या हो जाएंगे साथियों, अनुनासिक वर्ण हो जाएंगे। ड, य, ण, न, म, ये सभी क्या हो जाएंगे, पांचवे वर्ण हमारे हो जाएंगे। अनुनासिक वर्ण इन्हें कहते हैं, पांचवे वर्ण को, ठीक है। तो यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी अनुनासिक यानी कि न, केवल न और म से, अर्थात साथियों क, च, ट, त, प, इनमें से कोई में से भी इनके बाद जो है न, म आ जाए, तो वो क्या होता है साथियों, उसी के पांचवे में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क आया तो वो उसके पांचवे में परिवर्तित हो जाएगा, उसके बाद च आया तो वो उसके पांचवे में परिवर्तित हो जाएगा। समझ रहे हो। उदाहरण से समझते हैं हम। उत्धन नहीं, उत्धन मत क्या हो जाए, उन्मत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, ये त जो है आधे न में परिवर्तित हो जाएगा। चित्त धनमयी तो चिन्मयी हो जाएगा। सतधन नारी का सन्नारी हो जाएगा, ठीक है। इसी के तरीके से त न आते हुए यहाँ अगर क आ जाता तो ड में परिवर्तित हो जाता, च आ जाता तो क्या हो जाता, यहाँ में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से हमें याद रखना है कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण अगर आ जाए, उसके बाद न, म आ जाए, तो वो उसी के पांचवे में परिवर्तित हो जाता है। इतनी बात क्लियर हुई साथियों। अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरे नियम की ओर। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। तो जब किसी स्वर का मेल छ से होता है, तो ऐसी स्थिति में छ से पहले आधा च जुड़ जाता है, ठीक है साथियों। जैसे उदाहरण से समझते हैं हम। अनुधन छेद का क्या हो जाएगा साथियों, अनुच्छेद हो जाएगा साथियों। यहाँ पर स्वधन छंद का क्या हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा। तो इस तरीके के उदाहरण हमारे तीसरे नियम के उदाहरण हो जाएंगे। क्या याद रखना है तीसरे नियम में,
किसी भी स्वर के बाद छ आ जाए तो वहाँ पर आधा च जो है जुड़ जाता है और विलुप्त कुछ भी नहीं होगा, आधा स्वर जो है एक्स्ट्रा आके जुड़ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम चौथे नियम की ओर। साथियों, चौथा नियम है त का नियम। तो है त का नियम जो है चौथा नियम है हमारा। इसमें देखते हैं त के नियम में पहला नियम क्या कह रहा है। पहला नियम कह रहा है साथियों, यदि त के बाद च या छ हो। क्या हो साथियों, यदि त के बाद च या छ हो तो ऐसी स्थिति में त जो है आधे च में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ साथियों, आधा च तो आया लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर विलुप्त कुछ भी नहीं हुआ था और यहाँ पर क्या हुआ साथियों, जो है आधा त जो है आधे च में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण से हम अच्छे से समझेंगे। जगत धन छाया, तो यहाँ पर त के बाद क्या आ गया था, तो छ आ गया, इसी कारण ये त जो है आधे च में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जगत छाया। ठीक है, उत्धन चरित का क्या हो जाएगा, उच्चरित हो जाएगा। तो इस तरीके के उदाहरण हमारे त के नियम का पहला नियम हो गया। अब बात करते त का दूसरा नियम क्या बता रहा है साथियों, यहाँ पर यदि त के बाद ज या झ हो तो त जो है आधे ज में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, त के बाद यदि ज या झ हो तो वो आधे ज में, त जो है आधे ज में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं। उत्धन जवल, तो त के बाद क्या आ रहा साथियों, ज आ रहा है, इसी कारण ये क्या हो जाएगा, ये तभी और आधे ज में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो उज्ज्वल हो जाएगा। सतधन जन का क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। तो इस तरीके के उदाहरण हमारे त के नियम के दूसरा नियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। त के बाद ट या ड का नियम, तो त के बाद जब भी ट या ड आ जाए तो जो है त जो है आधे ट में या आधे ड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उदाहरण से अच्छे से समझते हैं हम। उत्धन ड़यन, तो त के बाद ड़ आ गया, इसीलिए ये त जो है ड़ में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उड़यन हो जाएगा। वृहत धन टीका, तो त के बाद क्या आ गया, ट आ गया, तो ये इसी कारण ये त जो है आधे ट में परिवर्तित हो जाएगा, तो वृहत टीका हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते बात करते हैं हम अगले नियम की। तो यदि त के बाद ल आ जाए तो ऐसी स्थिति में जो है आधा त जो है आधे ल में परिवर्तित हो जाएगा। तो उदाहरण से देखते हैं। त के बाद देखते हैं, यहाँ ल आ गया तो उत्धन लेख क्या क्या हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। उत्धन लास का क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये त के 4 नियम हो गए। अब पांचवा नियम त का कह रहा है, क्या कह रहा है, त के बाद यदि श आ जाए तो ऐसी स्थिति में त तो जो है आधे च में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन स जो है छ में, पूरे छ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं हम। जैसे देखते हैं हम, तत्शास्त्र। तत्शास्त्र में क्या है साथियों, त के बाद श आ रहा है, तो ये स आने के कारण त तो जो है आधे च में परिवर्तित हो जाएगा और ये श जो है छ में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सच्छात्र, सच्छास्त्र हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से शतधन शासन का क्या हो जाएगा, सच्छासन हो जाएगा। तो इस तरीके के उदाहरण हो जाएंगे हमारे। अब आगे बढ़ते अगला नियम देखते हैं हम। त के बाद ह हो तो ऐसी स्थिति में जो है त जो है आधे ध में परिवर्तित हो जाएगा और ह जो है ध में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अगर त के बाद ह हो तो त आधे द में तथा ह ध में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं हम। ततधन हंत क्या क्या हो जाएगा, तदहंत हो जाएगा। ततधन हित का तद्धित हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर भी याद रखिएगा, इस तरीके से साथियों जब भी रहता है तो यहाँ पर द आधा रहता है और ध जो है पूरा रहता है। इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, दिखने में हमें अलग लगेगा लेकिन इसका अर्थ कुछ इस तरीके से रहता है। तो चौथा नियम क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर त के बाद च छ आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आधे च में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर त के बाद ज झ आ जाएगा तो जो त जो है आधे ज में परिवर्तित हो जाएगा। फिर हमने देखा था त के बाद ट या ड आ गया तो ट जो है जब ट आएगा तो आधे ट में हो जाएगा, ड आएगा तो आधे ड में परिवर्तित हो जाएगा। कौन, त। ठीक है, उसके बाद त के बाद ल आ जाएगा तो त जो है आधे ल में परिवर्तित हो जाएगा। फिर देखा था हमने त के बाद श आ जाएगा तो त तो जो है आधे च में परिवर्तित हो जाएगा लेकिन श जो है छ में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद देखा था हमने त के बाद ह आ जाए तो त तो जो है आधे द में परिवर्तित हो जाएगा लेकिन ह जो है ध में परिवर्तित हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले नियम की ओर। नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या कह रहा है साथियों, यदि कभी ऋषि र या श के बाद न आ जाए तो ऐसी स्थिति में न जो है न में परिवर्तित हो जाता है।
ठीक है। और ये न जो है कहीं पर भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ये द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ही हो, यह द्वितीय भी हो सकता है या अंतिम भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। उदाहरण से समझते हैं हम। भूष धन अन, देखिए यहाँ पर भूष श के बाद क्या आ गया है साथियों, स के बाद जो है न आ गया है, और न कहीं पर भी हो वो क्या है, किस में परिवर्तित हो जाता है, ण में परिवर्तित, तो भूषण हो जाएगा। प्रमाण का क्या हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा। प्रणाम का क्या हो जाएगा, प्रणाम हो जाएगा। तो इस तरीके के उदाहरण हमारे पांचवें नियम के उदाहरण हो जाएंगे। अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं छठे नियम की ओर। म के प्रमुख नियम देख लेते हैं। तो म के प्रमुख नियम में पहला नियम देखते हैं हम, यदि म के बाद क से क वर्ग नहीं वर्ण लिखना था साथियों, क वर्ण से भ वर्ण तक, ठीक है, सुधार कर लीजिएगा। यदि म के बाद, ठीक है, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि म हो तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क से लगाकर भ तक कोई भी वर्ण हो, ठीक है, कोई भी वर्ण हो, ये किसी भी व्यंजन से होता, तो ऐसी स्थिति में म जो है अनुस्वार, यानी कि ऊपर जो बिंदी आती है ना साथियों, उसे हम कहते हैं अनुस्वार, तो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे परम धंतु, तो यहाँ पे म के बाद त आने के कारण ये म जो है ऊपर चले जाएगा, जो है अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, परमतु का परंतु हो जाएगा, ठीक है। समकलन का समकलन हो जाएगा। तो इस तरीके के उदाहरण हमारे म के पहले नियम के उदाहरण हो जाएंगे। अब बात करते हैं म के दूसरे नियम की। तो यदि म के बाद य र ल व श श श ह, क्या साथियों, म के बाद य र ल व श श श श श ह, इस तरीके के वर्ण आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में म जो है अनुस्वार, फिर से अनुस्वार हो जाएगा। जैसे समधन विधान, तो सम म के बाद क्या आ रहा है साथियों में, व आ रहा है, इसी कारण ये म जो है अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, संविधान हो जाएगा। समधन योग का संयोग हो जाएगा। इस तरीके के उदाहरण हमारे म के दूसरे नियम के उदाहरण हो जाएंगे। फिर बात करते हैं हम म के तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। तो म के बाद म आ जाए, ठीक है, म के बाद स्पष्ट रूप से म आ जाए, तो वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे समधन, समधनमति का सम्मति हो जाएगा। विधन सम का विषम हो जाएगा। साथियों यहाँ पर उदाहरण ये दूसरा हो गया, विमधन मत का हो जाता, ये उदाहरण हटा दीजिएगा। क्या हो जाएगा, समधनमति। समझिए, म के बाद स्पष्ट रूप से म आ जाएगा, तो उसे वैसे ही लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, छठे नियम में क्या याद रखना है, म के बाद क से लगाकर भ आ जाए, भ तक कोई भी वर्ण आए तो अनुस्वार, ठीक है। म के बाद य र ल व श श श ह आ जाए तो अनुस्वार, या फिर म के बाद म आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं। ये तीन नियम हमारे प्रमुख म के नियम हो जाएंगे। और अब फिर बात करते हैं हम सातवें नियम की। तो सातवां नियम क्या कह रहा है, यदि स के पूर्व अ आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए, ऐसी स्थिति में स जो है श में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात साथियों समझिए, अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ आ स्वर को छोड़कर कोई भी स्वर हो सकता है, तथा द्वितीय शब्द जो है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, हमारे पास स होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में स जो है श में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। जैसे सुधन क्षमा का सुषमा हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो है छोटा ऊ आ रहा है, कौन सा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ऊ आ रहा है, तथा उसके बाद श आ रहा है, इसी कारण ये जो है श में परिवर्तित हो गया है। इसी तरीके से विधन सम का विषम हो जाएगा। तो इस तरीके के उदाहरण हमारे सातवें नियम के उदाहरण हो जाएंगे। तो कौन कौन से नियम देखे साथियों, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो बात करी थी हमने साथियों, व्यंजन संधि होती क्या है। तो दो वर्णों की संधि होने पर यदि उनका पहला वर्ण व्यंजन हो तथा दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर में से कोई हो, तथा इनके मेल या मिलने से जो विकार या परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखा था हमने साथियों कि प्रथम वर्ण का जो है, प्रथम वर्ण कौन से होते हैं, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण कौन से होते हैं, द्वितीय वर्ण कौन से होते हैं, तृतीय वर्ण कौन से होते हैं, चतुर्थ वर्ण कौन से होते तथा पंचम वर्ण कौन से होते हैं, ये हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद बात करती हमने पहले नियम की। साथियों पहला नियम हमने देखा था, जिसमें हमने देखा था कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी कि क च तप के बाद किसी स्वर का
मेल हो, या फिर किसी तीसरे वर्ण का, या फिर चौथे वर्ण का, या फिर अंतस्थ वर्ण का मेल हो, तब ऐसी स्थिति में वो जो है प्रथम वर्ण अपने ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी कि साथियों प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि क च ट त प इनमें से कोई हो, तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण या तो कोई स्वर हो, या फिर कोई तीसरा वर्ण हो, या फिर चौथा वर्ण हो, या फिर अंतस्थ व्यंजन हो, इतने में से कोई भी वर्ण हो वहाँ पर, तो क्या हो जाएगा साथियों, किसी भी वो जो है अपने ही तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा इस स्थिति में। ठीक है, उसके बाद दूसरा नियम देखा था हमने, यदि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद न या म में से कोई वर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में वह उसी के पांचवें में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फिर तीसरा नियम देखा था हमने, जब किसी स्वर का मेल छ से हो, तो ऐसी स्थिति में जो है छ से पहले आधा च जुड़ जाता है और विलुप्त तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। अनुधन छेद का अनुच्छेद, इसका उदाहरण हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद चौथा नियम देखा था जिसमें त का नियम देखा था। त के नियम में पहला नियम देखा था हमने, यदि त के बाद च अथवा छ हो, त के बाद यदि च या छ आ जाए, तो ऐसी स्थिति में त जो है आधे च में परिवर्तित हो जाता है। फिर अगला नियम देखा था, यदि त के बाद ज या झ हो, तो ऐसी स्थिति में त जो है आधे ज में परिवर्तित होगा। फिर देखा था हमने, यदि त के बाद ट या ड हो, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा साथियों, ट आएगा तो आधे ट में हो जाएगा, ड आएगा तो आधे ड में परिवर्तित हो जाएगा त। ठीक है, फिर देखा था हमने त के बाद ल हो, तो त जो है आधे ल में परिवर्तित हो जाता है। फिर देखा था त के बाद श हो, तो त जो है आधे च में तथा श जो है छ में परिवर्तित हो जाएगा। फिर देखा था त के बाद यदि ह हो, तो त जो है आधे द में तथा ह जो है आधे ध में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, फिर पांचवा नियम देखा था हमने, यदि त के बाद ल हो, तो ऐसी स्थिति में त जो है आधे ल में परिवर्तित हो जाएगा। फिर देखा था यहाँ पर साथियों, ठीक है, पांचवा नियम क्या देखा था, ऋषि र श के बाद न आ जाए, तो इसी स्थिति में न जो है न में परिवर्तित हो जाएगा, तथा न कहीं पर भी आ सकता है, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में भी आ सकता है, मध्य में भी आ सकता है, अंतिम में भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है न। ठीक है, फिर देखा था छठा नियम म का नियम, जिसमें देखा था म के बाद यदि क से लगाकर भ तक कोई भी वर्ण हो, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा म। फिर देखा था हमने म का दूसरा नियम कि म के बाद य ल व श श ह इनमें से कोई भी वर्ण हो, ऐसी स्थिति में भी म जो है अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। तथा तीसरा नियम देखा था म के बाद म आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, फिर देखा था हमने सातवां नियम, यदि जो है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, तथा उसके बाद द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स हो, तो ऐसी स्थिति में स जो है षटकोण के श में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये हमारे प्रमुख नियम थे साथियों व्यंजन संधि के। अब मेरा कार्य यहाँ से हुआ समाप्त साथियों, अब आप लोगों का कार्य अब शुरू हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा बना साथियों, आपको समझ में आया तो है। अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको PDF संबंधित कोई जानकारी चाहिए, अगर PDF चाहिए आपको, तो 9179529680 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।